स्टूडेंट, आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। अर्थात दो वर्ण या अक्षर जो आपस में मिलते हैं और फिर उनमें परिवर्तन होता है, विकार होता है, परिवर्तन होता है। एक तो उच्चारण से संबंधित परिवर्तन होता है और एक लिखने में परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अर्थात उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुस्तक धन आले पुस्तकालय। तो पुस्तक धन आले, पुस्तक का क और आले का आ, ये आपस में मिलकर के एक नया अक्षर है वो बनता है, एक नया शब्द बनता है पुस्तकालय। यानी उसके उच्चारण में और उसके लेखन में परिवर्तन हुआ तो वो क्या हो गई? संधि हो गई। जगत धन ईश जगदीश, जगत का त और ईश का ई, तो जगत धन तीस यानी ईश यानी जगदीश। अब ये तय का द कैसे हुआ ये आगे हम पढ़ेंगे। नमः धन ते, तो नमस्ते इसमें विसर्ग है, उसका आधा स कैसे हो गया ये भी हम आगे अध्ययन करेंगे। अब संधि के भेद, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं संधि के? संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है, फर्स्ट भेद है स्वर संधि। सेकंड है व्यंजन संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। स्वर संधि, संधि के भेद है। स्वर संधि, स्वर धन स्वर यानी स्वर से स्वर का मेल जहाँ होता है वो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर का मेल, व्यंजन और व्यंजन का मेल और स्वर और व्यंजन का मेल, वो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग धन स्वर, विसर्ग धन व्यंजन यानी विसर्ग और स्वर का मेल, विसर्ग और व्यंजन का मेल जहाँ होता है वो विसर्ग संधि होती है। देखिए विसर्ग किसको बोलते हैं? विसर्ग जैसे हमारे ये दो बिंदु से हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये दो बिंदु से, इनको हम विसर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग चिन्ह बोलते हैं। अब स्वर संधि हम पढ़ते हैं, स्वर संधि का अध्ययन हम करते हैं। स्वर संधि, जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए धन ए तो आ धन आ तो आ। इसी प्रकार से जैसे स्वर का स्वर से मेल हो वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद माने गए हैं। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। अब हम पढ़ेंगे यण संधि। इसका सूत्र है इको यण ची। यदि इक का मतलब होता है ई ऊ री, इनके बाद में इक होता है, संस्कृत में बोलते हैं इक, इक होता है ना वो ई ऊ री, इसको इक कहते हैं। ई ऊ और री होता है उसको इक बोलते हैं। तो ई ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो असमान स्वर मतलब ई नहीं आकर के ई ए आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, तो असमान स्वर आ जाए। समान स्वर तो ये हो गया जैसे ई के सामने ई आ गया, ए के सामने आ गया, ऊ के सामने ऊ आ गया, री के सामने री आ गया, ये तो समान स्वर हो गई। और असमान स्वर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? आ जाए तो ई ऊ री के स्थान पर क्रमशः ये व रे आदेश हो जाता है। ई ऊ री के स्थान पर ये व रे आदेश हो जाता है।
देखिए प्र, फिर प्र तै ई, मतलब प्रति होता है तो तै ई ए क। तो इस ई का जब हमने क्या पढ़ा था, एको यणची, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्र तै ये ए क, तो ये क्या हो गया, प्रत्येक। उसी प्रकार से सु धन आगत, ठीक है। अब ये सु है तो सु को हम अलग अलग लिखते हैं तो हलंत यानी आधा स हो जाएगा और ऊ हो जाएगा। फिर आगत तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो स आधा है ये, और वह और आगत तो स्वागत। अब उसी प्रकार से आगे देखिए, अभी धन आस, तो अभी ई है तो ई की जगह हमने क्या देखा था, ई की जगह क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो अभी धन आस तो अभ्यास, यदि धन अपि यद्यपि, प्रतिधन अक्षी प्रत्यक्ष, प्रतिधन आशा प्रत्याशा, विधन अंजन व्यंजन। उसी प्रकार से ऊ के उदाहरण देखिए, सुधन अच्छ स्वच्छ, वधुधन आगमन वध्वागमन, अनुधन ए अन्वय, मधुधन अरि मधुअरि। फिर देखिए आगे री का उदाहरण, मातृधन आज्ञा, तो मातृ री आज्ञा, मात्र आज्ञा तो मात्राज्ञा। फिर आगे पितृंश तो पितृधन अंश, पित्राज्ञा पितृधन आज्ञा, पित्रादेश पितृधन आदेश, मात्रानुमति मातृधन, मात्रानुमति मातृधन अनुमति, मातृधन इच्छा मातृ इच्छा।